चलिए, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर, जिसकी मैंने 2 वीडियोस आपको पहले भी पढ़ाई हैं। उसमें एक में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम थ्योरी वाला टॉपिक करा था और एक में हमने उसके न्यूमेरिकल्स करे थे। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, बेसिकली इट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। इट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आप मेरी पहले वाली वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें से समझ में आएगा कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं अभी, क्यों ये टॉपिक इस चैप्टर में आया। मैंने पहले वाली वीडियो में डिस्कस करा था, तो इसलिए आप पहले फर्स्ट वीडियो देखें, आप प्रॉपरली अच्छी तरीके से उसका कंसेप्ट समझे, क्योंकि उसका पूरा कंसेप्ट, उसके अंदर एक फॉर्मूला है जो इसके अंदर यूज होने वाला है, वो पूरा कंसेप्ट अभी इस टॉपिक में आने वाला है। ठीक है ना? तो अभी स्टार्ट करते हैं एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो ये इस बात को बताता है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो बात कही थी वो बिल्कुल ठीक कही हुई थी। तो पहले मैं आपको पूरा सेटअप समझाता हूं, क्या लिया था इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले एक्सपेरिमेंट में। देखिए, जरा ध्यान से देखें। इसके अंदर, इस सेटअप के अंदर हमने एक क्लोज चैम्बर के अंदर जिसको वैक्यूम करा गया है, बहुत कम प्रेशर पे इसके अंदर एयर या नाइट्रोजन फिल करेंगे ताकि गैसेस के पार्टिकल्स बहुत कम हो, होने चाहिए और बहुत लाइट गैस होनी चाहिए अगर होगी भी तो। ठीक है। अब इसके बाद हमने यहां पे एक मेटल प्लेट लगाई जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल से, और एक साइड हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक प्लेट को कनेक्ट कर दिया। ये जो हमने नेगेटिव टर्मिनल से प्लेट कनेक्ट करी है, ये प्लेट एक स्पेशल मेटल की बनी है। एक स्पेशल मेटल की ये प्लेट बनी है जिसमें हम यहां पे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनमें से कोई भी मेटल ले सकते हैं। पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम, कोई भी इनमें से मेटल ले सकते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे हमने ये वाले मेटल्स क्यों लिए, और टॉपिक पढ़ते पढ़ते आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा इनकी क्या जरूरत थी। तो इन तीनों मेटल्स की खासियत क्या है कि इन तीनों मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम है। अब क्योंकि आप 11th क्लास में अभी अभी आए हैं, तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी हो सकता है ना पता हो, तो उसको मैं एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा बस आपको। एक एटम में से आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, एक एटम के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी चाहिए होती है, अभी क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आपको इसको यहां से निकालना है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है एक इलेक्ट्रॉन को एटम में से कंप्लीटली निकालने के लिए, इतनी दूर भेज दे कि वो एटम के पास भी ना आए। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ये शॉर्ट में डेफिनेशन बताइए, बाकी अभी आपके अगले चैप्टर में आएगा, इतना याद रखो। अब ये तीनों मेटल्स जो होते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन तीनों की खासियत क्या होती है? इनके वैलेंस शेल में, इन तीनों के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, क्योंकि ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है। कौन से ग्रुप के? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। तो इनके आखिरी शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन आता है। उस वजह से ये उस 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल देते हैं और फिर इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट तो पता है ना आपको, ऑक्टेट पढ़ा हमने सबने। जब भी कभी किसी एटम का ऑक्टेट पूरा होता है तो वो स्टेबल हो जाता है। तो इसके आखिरी शेल में केवल 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है, वो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देता है और उस इलेक्ट्रॉन के निकालते ही ये स्टेबल हो जाता है। तो इन तीनों मेटल की क्या खासियत है? इन तीनों मेटल की खासियत है कि ये इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत अच्छे हैं, अपना इलेक्ट्रॉन एकदम से दे देते हैं। इसलिए इन तीनों में से कोई भी मेटल आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो बात हुई इसकी। ये हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है,
हाई वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, यहां पे हाई वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, ये बात याद रखें। एमीटर लगा रखा है और एक की लगा रखी है। अब जैसे हम इस की को क्लोज करते हैं, वायर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और करंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे, नेगेटिव वाली बैटरी की प्लेट से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे, इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। मगर ये मेटल ऐसे हैं जिन्होंने अभी इलेक्ट्रॉन को बांध रखा है, हर मेटल हर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है, मगर इन्होंने बहुत लूजली बाउंड कर रखा है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो अब हमने क्या करा, इस मेटल प्लेट के ऊपर कोई भी एनर्जी सोर्स से, लाइट एनर्जी सोर्स और हीट एनर्जी सोर्स, कोई भी एनर्जी सोर्स से हमने इसके ऊपर रेडिएशंस फॉल कराई है। इस मेटल प्लेट के ऊपर हमने रेडिएशंस, वेव्स फॉल कराई। अब हमने फर्स्ट वीडियो में समझा है, फर्स्ट वीडियो एक बार जरूर देखना, कि हर रेडिएशन के अंदर एनर्जी होती है, दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू। वेरी गुड, याद रखें इस फॉर्मूले को, E इज इक्वल टू एच न्यू। जितनी इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। अब हमने एप्रोप्रिएट एनर्जी का सोर्स लिया था, और उस एप्रोप्रिएट एनर्जी के सोर्स से हमने ये देखा कि ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ही ये लाइट इसमें फॉल हुई, ये इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में से इजेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये यहां से इजेक्ट हो गया, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी चाहिए थी इसे निकालने के लिए, तभी तो हमने मेटल लिए थे, और हमने एप्रोप्रिएट लाइट उस पर फॉल कराई, और वो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर आ गया। आई बात समझ में इतनी? अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ गया, तो ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज सोर्स है, तो इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी इतनी तकड़ी होगी कि ये इस माइनस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, बिना किसी कंडक्टर के, बिना किसी कंडक्टर के वो उसे इतनी ज्यादा ताकत से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हुआ सिंपल एक्सपेरिमेंट। अभी आपको यहां से कोई एक्सप्लेनेशन पता नहीं लगी कैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, बट ये अभी एक तरह से एक्सप्लेनेशन है कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। ये हमारे इस एक्सपेरिमेंट का सबसे पहला पार्ट है, आप ऐसे समझ लो, पहले इसे अच्छी तरह से समझो। और करंट इसके अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो गया। एक बात मैं आपको यहां से बताना चाहूंगा, लाइट और हीट सोर्स से जो रेडिएशंस आती हैं वो पैकेट्स की फॉर्म में आती हैं। उन पैकेट्स को क्या कहते हैं, फोटोन्स। इसलिए जो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का स्पेशल नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मैं यहां लिख रहा हूं इनका नाम, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा, ये इसे नोट कर लेना। व्हाट आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स? जो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल प्लेट में से निकले, उन इलेक्ट्रॉन्स को नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये तो पूरा का पूरा हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। समझ में आया इतना एक्सपेरिमेंट? अब इसके अंदर वेरिएशंस करने स्टार्ट करूंगा मैं थोड़े से, थोड़ा सा रब करके फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं वेरिएशन, और फिर एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे जो आइंस्टीन ने हेल्प करी थी। ये एक्सपेरिमेंट तो हर्ट्ज ने करा था, फिर उसके बाद फॉर्मूला डेराइव करने में आइंस्टीन ने हमें थोड़ी सी हेल्प करी थी। वो फॉर्मूला भी अभी सीखेंगे। अभी देखे जरा आगे। मैं ये सब रब कर देता हूं, ये भी यहां से भी। चलिए अब देखिए जरा, अब देखिए जरा इधर ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट होने वाला है इसके अंदर। अब हमने क्या करा, ये जो लाइट सोर्स हम इसके ऊपर फॉल करा रहे थे, हमने एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का लाइट सोर्स लिया। हमने क्या करा, उस लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज करनी स्टार्ट करी। लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी हमने चेंज करनी स्टार्ट करी। अब हमने उसे डिक्रीज करना स्टार्ट करा। जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उस सोर्स की वो हमें नोन होगी। और अब हमने उस लाइट सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी थी, डिफरेंट लाइट सोर्स ले लिया, ऐसे कह लो आप, कोई डिफरेंट लाइट सोर्स ले लिया आपने,
कोई और हीट एनर्जी ले ली जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसमें से रेडिएशन जो निकले वो कम फ्रीक्वेंसी के निकले, या ऐसा कह दो कि थोड़ी सी कम हीट निकालो, थोड़ी सी कम हीट होगी तो एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, है ना। तो मैं क्या लिखता हूं, लो फ्रीक्वेंसी सोर्स। अब हमने जब लो फ्रीक्वेंसी सोर्स लिया तो हमने एक बात ध्यान से नोट करी यहां पे कि जो एमीटर के अंदर रीडिंग है, करंट की जो रीडिंग है वो पहले के कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम आ रही है। जो करंट की वैल्यू है एमीटर के अंदर वो उतनी नहीं आ रही जितनी पहले आ रही थी, थोड़ी सी कम आ रही है करंट की वैल्यू। उसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया इन्होंने, देखो जरा ध्यान से। अभी क्या होता है, जैसे ही एक फोटोन आकर, जैसे ही एक पैकेट आता है एनर्जी का, वो पैकेट आकर इस इलेक्ट्रॉन पे टकराता है, वो पैकेट के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। जैसे एक पैकेट आया, एक सिंगल पैकेट आया एनर्जी का, वो पैकेट आके फॉल करा इलेक्ट्रॉन पे, जिस पे भी टकराया अपनी एनर्जी उसे दे दी। अब चाहे उसकी एनर्जी ज्यादा हो चाहे कम हो, सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। अब सपोज करो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी फोटोन की, अब वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को मिली, इलेक्ट्रॉन को यहां से निकलने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए थी, वो इलेक्ट्रॉन तो निकल गया बाहर, मगर एनर्जी उसे बहुत सारी मिली थी इलेक्ट्रॉन को फोटोन से। तो अब उसके अंदर कुछ ना कुछ अभी तो एनर्जी बची है बहुत सारी, क्योंकि थोड़ी सी तो खर्च हुई निकलने में। वो उस एनर्जी का क्या करता है, उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि एनर्जी कोई बॉडी अपने पास रखती नहीं है, कैसे ना कैसे उसे रिमूव करती है। तो वो इलेक्ट्रॉन ने क्या स्टार्ट करा, उस इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया और बहुत स्पीड से भागने लगा था। कब, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी सोर्स की तो एनर्जी भी ज्यादा थी। तो जैसे ही वो फॉल करा थोड़ी सी एनर्जी तो खर्च हुई, बाकी से वो भागने लगा। और जब वो तेज तेज भाग रहा था तो करंट चल रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो करंट भी चलेगा। तो जब वो तेज तेज चल रहा था तो करंट भी फ्लो हो रहा था, इससे एमीटर की रीडिंग ज्यादा आ रही थी। दूसरी बात में उन्होंने क्या बताया कि जब आपने फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दिया तो उससे क्या चीज डिक्रीज हो गई, एनर्जी डिक्रीज हो गई, उससे एनर्जी डिक्रीज हो गई, सोर्स की एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो इसको बाहर निकलने में तो उतनी ही वैल्यू चाहिए जितनी एनर्जी, मेटल प्लेट तो वही है ना, तो उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अब भी चाहिए जितनी पहले चाहिए थी, बट ये एनर्जी तो कम हो गई। तो जो लेफ्ट ओवर एनर्जी बचेगी इलेक्ट्रॉन के अंदर, जो लेफ्ट ओवर एनर्जी होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, उससे स्पीड कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी के कम होने से स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम होने से करंट भी कम हो जाता है। बिकॉज करंट इज व्हाट, Q/T। स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा लगेगा तो करंट कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा लगेगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। अच्छे से समझो इस बात को, बहुत अच्छे से समझे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, कि फ्रीक्वेंसी के कम होने से करंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो एक बात उन्होंने प्रूव कर दी, ये सारा तो मैं आपको फॉर्मूले से समझा रहा हूं। ये अगर बात उन्हें ना पता होती कि फ्रीक्वेंसी के कम होने से एनर्जी कम होगी, प्लैंक्स थ्योरी आई थोड़ी थी, प्लैंक्स थ्योरी तो इसके बेस पे आई थी। अगर फ्रीक्वेंसी के कम होने से एनर्जी कम हो रही थी, ये तो उन्हें पता नहीं थी बात, बट उन्हें ये पता लगी फ्रीक्वेंसी के कम होने से करंट कम हो गया। फिर उन्होंने रिलेशन निकालना शुरू करा कि करंट कम क्यों हुआ होगा। तब उन्होंने पाया कि करंट इसलिए कम हुआ होगा क्योंकि एनर्जी कम हो गई। और फिर उन्होंने वो पॉइंट दिया, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहां से हमारे पास पॉइंट आया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। जब उन्हें यह बात पता लगी कि फ्रीक्वेंसी कम होने से करंट कम हो रहा है, ये सारी बात बीच की नहीं पता थी, तो करंट किसी ना किसी वजह से तो कम हो रहा होगा, वो इस वजह से कम हो रहा है।
आगे आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे अपने। अब हमने फ्रीक्वेंसी को और डिक्रीज करा हमने फ्रीक्वेंसी को, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे आ गए, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई बहुत ही कम है। अब हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन इस मेटल प्लेट पे से निकल ही नहीं रहा है। कैसे पता लगा? एमीटर के अंदर जीरो करंट शो हो रहा था, एमीटर जीरो करंट शो कर रहा था। तो जीरो करंट कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं हो रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं फ्लो हो रहे? फिर उन्होंने ये बात बताई कि आप फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हो ना लगातार। फ्रीक्वेंसी कम करने से क्या हो रहा है, बहुत कम करने से क्या हो रहा है, एनर्जी बहुत कम हो जा रही है, और जो इस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। इस वजह से इस वाली कंडीशन में करंट की वैल्यू जीरो हो गई है। तो एक और पॉइंट यहां से निकल के आया, यहां से भी वही वाली बात पता लगी कि फ्रीक्वेंसी के कम होने से एनर्जी कम हो रही है, मतलब एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो दोनों पॉइंटों से यही वाली बात प्रूव होती है। चलो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा था, करंट नहीं फ्लो हो रहा था, अब धीरे धीरे करके फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। धीरे धीरे करके फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करा, मतलब इससे जब बहुत कम कर दी थी ना तो उससे थोड़ा सा इंक्रीज करा। जस्ट एक वैल्यू आई, जस्ट बढ़ाते 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 जहां एक करंट शो होना स्टार्ट हो जाए, थोड़ा सा करंट, उसे नोट कर लिया। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जिस पर थोड़ा सा करंट स्टार्ट हो जाएगा, उसे नोट कर लिया हमने। उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं उसे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कि वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए ही चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब क्यों उस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकल पा रहा है? क्यों निकल पा रहा है? क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी पे हमें इतनी एनर्जी मिल रही है जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए चाहिए। जितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकलने के लिए चाहिए। एनर्जी कैसे निकलेगी? E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। उस फ्रीक्वेंसी पे निकालेंगे ना एनर्जी, तो वो फ्रीक्वेंसी यहां रखी तो वो एनर्जी आ गई। इस एनर्जी को एक स्पेशल नाम देते हैं वर्क फंक्शन। उस फ्रीक्वेंसी पे जो एनर्जी हमें मिलती है सोर्स से, उस एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन। तो दीज टू डेफिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम एनर्जी, इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, required to just remove the electron from an metal plate. And similarly, work function is the minimum energy just required to remove the electron from the metal plate. तो ये तीन वेरिएशंस बहुत अच्छे से नोट करो आप, और फिर मैं आपको एक आइंस्टीन का दिया हुआ फॉर्मूला कराता हूं। नोट कर लीजिए, मैं रब करता हूं बस अभी से। ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस थे, आप इन्हें चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस डाल के नोट कर सकते हैं एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए अब ये कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने के झंझट को खत्म करते हैं। अब हमने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ली, जो हम सबसे पहले ली थी, हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी ली अच्छी खासी कि इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाए और कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर नोट हो। कम फ्रीक्वेंसी नहीं ली, अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी ली। तो आइंस्टीन ने क्या बताया कि सपोज आप एनर्जी दे रहे हो E, एनर्जी फ्रॉम सोर्स। आपने एनर्जी दी मेटल प्लेट को। अब मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एनर्जी चाहिए, कुछ वैल्यू होती है, उसको डिनोट करते हैं W0 से। मेटल में से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको कम से कम एनर्जी जो चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मैं लिख देता हूं नीचे मिनिमम एनर्जी।
अब उन्होंने क्या कहा कि अगर आप टोटल एनर्जी में से जो आपने दी उसमें से वर्क फंक्शन को माइनस कर दोगे तो जो बची हुई एनर्जी आएगी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द रिलेशन, और बहुत सिंपल रिलेशन है कि नहीं है? ई एनर्जी जो आपने दी, वर्क फंक्शन जो कम से कम आपको चाहिए था, अब जो माइनस करोगे वो कहां जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन के अंदर आएगा। किस फॉर्म में आएगा? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आएगा। ठीक है ना? अब एक और वेरिएशन करते हैं इस फॉर्मूले का, इधर देखें। उसके लिए एनर्जी के फॉर्मूले ये होते हैं एच न्यू, तो एच न्यू माइनस इस एनर्जी का भी फॉर्मूला यही होगा एच न्यू नॉट। एनर्जी का फॉर्मूला हमने यही पढ़ा है इस टॉपिक में, तो कम से कम यही पढ़ रहे हैं तो यही लगाएंगे एनर्जी का फॉर्मूला। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। चाहे तो आप यहां से h को कॉमन ले लो, रिलेशन बनते चले जाएंगे, उसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। h न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर किसी क्वेश्चन में वेवलेंथ की बनाती है तो फ्रीक्वेंसी पहले निकाल लेना वेवलेंथ से। दोनों फ्रीक्वेंसी ऐसे हो सकता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा से। ऐसे ये वाली वैल्यू, ऐसे ये वाली वैल्यू मैं रखने को रख सकता था उसका भी फॉर्मूला, बट मैं चाहता नहीं हूं कि आप उसका फॉर्मूला पढ़ो। इसी का फॉर्मूला पढ़ो, आप फ्रीक्वेंसी अलग से निकाल लो, ज्यादा टाइम नहीं लगता। बल्कि मैं तो कहूंगा आप ये वाली एनर्जी अलग से निकालो, ये वाली एनर्जी अलग से निकालो और पुट करो, जब तक आपको ये दोनों वैल्यू गिवन नहीं होती। तो एक बार जरा लिख लेते हैं क्या क्या वैल्यू आपको पता है। वैसे तो न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ठीक है। न्यू नॉट क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और v क्या होता है? वेलोसिटी। तो सबको दिख रहा होगा। इस फॉर्मूले को देखें तो तीन वेरिएबल्स हैं, न्यू, न्यू नॉट और वेलोसिटी। क्योंकि मास तो इलेक्ट्रॉन का फिक्स होता है। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, ये यूज करना आप हर क्वेश्चन में, केजी में रखना मास को, वो तो फिक्स होता है। तो कुल मिला के इस फॉर्मूले में तीन वेरिएबल्स हैं, न्यू, न्यू नॉट और वेलोसिटी। तो तीन में से दो गिवन आएंगे और एक फाइंड आउट करना होगा। अच्छा, ये दो फॉर्मूले जो होते हैं ना, मिक्स करके काम आते हैं। चाहे ये बात कर लो, चाहे ये बात कर लो, ये दोनों फॉर्मूले मिक्सिंग में यूज होते हैं। व्हाट इज मिक्सिंग? मिक्सिंग का मतलब ये है, ऐसा हो सकता है कि एनर्जी आपको दे रखी हो ई की फॉर्म में, है ना, सुनते रहना अभी मेरी बात। एनर्जी आपको दे रखी है ई की फॉर्म में, वर्क फंक्शन नहीं दे रखा, वर्क फंक्शन नहीं दे रखा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब वो इधर वाले की वैल्यू दे दी, एक इसकी वैल्यू दे दी, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दी। तो क्या करो, अगर मिक्सिंग में हो कुछ भी चीज, ज्यादातर क्वेश्चन मिक्सिंग के ही होंगे, तो आप इसमें आ जाओ। मतलब क्या है इसका? आपको ई दे दिया, आप पहले वर्क फंक्शन निकाल लो, ये वाला फॉर्मूला लगा के, एच न्यू नॉट निकाल के यहां रख दो। अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, हो सकता है इसे वेलोसिटी पूछ ले, वेलोसिटी पूछेगा तो इसे हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर रख देना, तो वेलोसिटी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो क्वेश्चन को फॉर्म करने के बहुत सारे तरीके हो जाते हैं, और कुछ नहीं होता है। बस मिक्सिंग में ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे, किसी में ई की वैल्यू दी होगी तो किसी में न्यू नॉट की, किसी में डब्ल्यू नॉट की वैल्यू दी होगी तो किसी में न्यू की दी होगी, ऐसे करके कुछ भी आ सकता है। चलिए, तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा है। इस वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखें, बहुत जरूरी देखना आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स तो और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़े से न्यूमेरिकल वाइज, कैलकुलेशंस वाइज बड़े होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, अर्लियर वीडियोज ऑल्सो। मैंने आपको 2 वीडियो पहले भी दी हैं, वो जल्दी से जाके पहले देखें, और फिर इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं। ओके, थैंक यू।